नमस्कार दोस्तों, अभय न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन दक्षिण के प्रबल दावेदार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र वशिष्ठ जी। तो सबसे पहले स्वागत है राजेंद्र जी आपका हमारे इस स्टूडियो में। नमस्कार। तो ये हमारे पब्लिक जो है वो सबसे पहले ये जानना चाहती है कि वैसे तो आप जो है वो बहुत भली भांति वाकई में पूरा शहर आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि हमारा चैनल जो है वो बहुत बड़े लेवल तक जाता है, उज्जैन से बाहर भी इसके व्यूवर्स हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक कैरियर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने के पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा। बहुत सारे धंधे भी हो सकते थे, बिजनेस भी हो सकते थे, लेकिन राजनीति में ही क्यों आप आए, इसके बारे में जानना चाहते हैं। राजनीति में आना, समाज की सेवा करना। पहले जब मैंने एमबीए पास किया तो चूँकि मेरे फादर एमएलए रहे, राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहे, तो उन्होंने कहा अब जॉब करो। मैंने 3-4 साल जॉब किया। उसके बाद जब हमारा जो वार्ड है दमदमा, वार्ड के सारे रहवासियों ने हमारे पिताश्री के पास गए, बोले इस बार पार्षद का चुनाव आप राजू भैया को लड़वाना है। और दमदमा वार्ड के नागरिकों की आग्रह पर फिर मैं नौकरी से मैंने इस्तीफ़ा दिया और फिर मैंने समाज की सेवा करना उतरा और संकल्प करने के साथ साथ आज मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। राजू भाई, अभी मतलब वर्तमान में भी पार्षद हैं? अभी मेरे वार्ड से मेरी वाइफ पार्षद। अच्छा, भाभी श्री पार्षद है। उसके पहले अच्छा, चूंकि महिला वार्ड था, और इसके पहले 2 बार आप पार्षद? मैं 2 बार पार्षद था, एक बार नेता प्रतिपक्ष। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। इस समय राजेंद्र जी, इस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं प्रदेश में, खास तौर से बदलाव की बयार और बहुत सारे दावे हैं और बहुत सारे ओपिनियंस पोल आ रहे हैं और तमाम तरह की बातें जो चुनाव के पहले होती हैं, तो आप ये बताएं कि राजनीति में जो अब इस समय का जो दौर है, भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है इस समय, कहाँ पर खड़ा पाते हैं उसको आप? देखो, मैं स्पष्ट करूं कि और सारे हिंदुस्तान के चैनल भी ये बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। 150 से 160 सीट की संभावना है और शिवराज सरकार घोषणावीर सरकार के नाम से जाने जाते हैं और मामा के नाम से जाने जाते हैं। अब मामा का काला जादू, अब हर परिवार के ऊपर 4 से 5 हज़ार रुपये बिजली का बिल थोप दिया। पेट्रोल डीजल के माध्यम से उन्होंने हर परिवार से हज़ारों रुपए के ले लिए। महंगाई चरम सीमा पर है। इस तरह औसतन 7 से 8 हज़ार रुपये हर परिवार के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार पहुंच रहा है। वही चुनाव आए तो लाडली बहना योजना को 1000 रुपये इनको दे दो, 1500 इनको दे दो। अरे आप 18 साल 20 साल से और लाडली बहना की याद नहीं आई, आज क्यों आई है? ये वास्तविकता और ये हकीकत हर नागरिक समझ रहा है। आप इसके साथ साथ देखो, उज्जैन का उदाहरण लो। उद्घाटन, भूमि पूजन करने में इतने ज़्यादा जल्दबाजी में है कि महाकाल लोक का द्वितीय चरण अभी 25 से 50% काम उसका बाकी है। अधूरे कार्य का आप लोकार्पण कर रहे हो और वो भी ऐसे समय जब श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। साथ ही 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। 3 साल पहले अगर की थी तो 3 साल के अंदर अंदर मेडिकल कॉलेज का स्वरूप खड़ा हो जाना चाहिए था। आज ना तो प्रशासन की स्वीकृति है, ना तकनीकी स्वीकृति है, ना भूमि का पता है। अब उसका भूमि पूजन हो गया, कोर्ट का स्टे है। आखिर इस तरह से जनता को गुमराह करके एक काम का, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरणताल का, जीर्णोद्धार का भूमि पूजन किया 2 साल पहले। कौन से वाले का? तरणताल, ये जो प्रेस क्लब के पास जो तरणताल, पास रोड वाला जो तरणताल है, वहीं पे माननीय मंत्री जी ने 2 दिन पहले फिर कर दिया। अच्छा, दोबारा हो गया क्या उसका? दोबारा हो गया। अरे हर चीज का दोबारा हो रहा है, काम हो नहीं रहा। कोर्ट के सामने 30 लाख रुपए की सड़क का 3 साल पहले भूमि पूजन किया था माननीय मंत्री जी ने, सड़क तो बनी नहीं। और नगर निगम एजेंसी थी, उस ठेका कैंसिल हो गया और ठेकेदार को उसकी अर्नेस्ट मनी वापस कर दी। अब वापस परसों मालूम पड़ा भूमि पूजन हो गया। अब बोले पहले तो सिंगल रोड का था, अब डबल रोड हो गई। अच्छा, अब पता नहीं क्या है। ये वास्तविकता
हर नागरिक को अब धीरे धीरे समझ में आ रही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और वोट ले लो। ये सब लुभावने वादे कर करके ये चीज़ें अब चलेंगी नहीं। पंड्याखेड़ी वार्ड में आज सुबह ही एक सामुदायिक भवन का भूमि पूजन कर दिया, नारियल जेब में है। अच्छा। 4-5 आप मुझे बताइए, मंत्री प्रदेश का आ रहा है, कहीं भूमि पूजन हो रहा है, विभाग का अधिकारी रहेगा, ठेकेदार का आदमी रहेगा, ना विभाग के कर्मचारी का पता, ना अधिकारी का पता, ना ठेकेदार का पता। उन पार्षद उनके हैं, अपनी जेब से मिठाई और माला ले आए और फोड़ दिए। ये तो चल रहा है। अच्छा, आप लाडली बहना की बात कर रहे हैं। मैंने अभी एक और कांग्रेस के एक नेता आए थे, उनसे भी मैंने सवाल किया था कि जब आप लाडली बहना की बात करते हो, लोक लुभावने वादों की बात करते हो, दावों की बात करते हो, तो कमलनाथ जी भी तो ये कह रहे हैं कि साहब हम आएंगे तो 3,000 रुपये देंगे। तो ये मतलब आप में और उनमें फ़र्क क्या है? आप उनकी देखा देखी, आप अगर वो 1,500 देने की बात करते हैं तो आपके लोग भी हैं, आपके जो नेता हैं वो भी तो ये कहते हैं कि साहब हम उनसे ज़्यादा देंगे। आपकी बात से मैं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न लुभावने वादे का इसलिए शिवराज जी पर है क्योंकि 20 साल से सरकार में है। हमने सरकार में आने के पहले वायदे किए हैं कि अगर हम आएंगे तो 1,500 रुपये देंगे। हमारे वायदे के बाद शिवराज सिंह जी ने वायदों की पोटली खोल दी। अगर हम 15 साल से होते और आज दे रहे होते तो ये बात हम पे लागू होती थी। हमारी घोषणा को देख के, कमलनाथ जी घोषणा को देख के उन्होंने ये सब कर दिया। अच्छा, देखा देखी कर रहे हैं, मतलब पहले वो कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो स्पष्ट, राजस्थान में चल रहा है जो योजनाओं पे कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसी प्रकार कमलनाथ जी ने वो सारी घोषणाएं यहाँ पे की जो वहाँ योजना चल रही है, उसकी नकल इन्होंने की। अच्छा वशिष्ठ जी, एक बात बताइए, आप चूंकि मुझे लगता है कि लगभग 20 साल से आप सदन के अंदर बैठ रहे हैं, नगर निगम के अंदर, मतलब जो शहर की जो सरकार होती है, जिला सरकार जो होती है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण आपने जिम्मेदारियां निभाई हैं और आप ऐसे वार्ड से आते हैं जहां पर काम करने के लिए बहुत कुछ होता है। आप विपक्ष में भी रहे, क्या वजह है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो विपक्ष वहाँ पर अपनी ताकत के साथ, नगर निगम में जो ताकत विपक्ष की दिखाई देनी चाहिए? जैसे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो शिप्रा शुद्धिकरण का मामला है। शिप्रा शुद्धिकरण के अंदर क्या बात है कि करप्शन होता रहता है, भ्रष्टाचार होता रहता है और विपक्ष जो है वो मूक दर्शक बन के बैठा रहता है, क्या कारण क्या है? शिप्रा शुद्धिकरण का विषय नगर निगम का नहीं है। शिप्रा शुद्धिकरण मध्य प्रदेश शासन में सिंचाई विभाग के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की योजना बनी, पाइपलाइन डली, फेल हो गई। फिर 500 करोड़ की योजना बनी, फेल हो गई। और टाटा प्रोजेक्ट्स की जो सीवर लाइन है, वो सीवर लाइन भी ओवरफ्लो हुई आज से 3 महीने पहले, और 4 घंटे तक ओवरफ्लो हुई और पूरी शिप्रा नदी में वो सारा शहर का गंदा, पूरी गंदगी चली गई है। बात सही है। खान नदी का गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। उसको एक, आप सोचो, एक नदी के पानी को आप पाइप के माध्यम से डाइवर्ट कैसे कर सकते हो जहाँ इतना फ्लो है? ये योजना ही गलत है। केवल और केवल जैसे तैसे करके योजना लाओ, पैसा कमाओ, भ्रष्टाचार करो। इसको इंदौर में जो खान नदी है, खान नदी के पानी को डबल ट्रीट करना चाहिए और ट्रीट करके उसको फिर यहाँ छोड़ना चाहिए। ये सरकार का मुद्दा है। ये शिप्रा को शुद्ध करना है तो जी। और यहाँ पर पनपिपले के वहाँ एक और ट्रीटमेंट प्लान बनाना चाहिए और उसको शुद्ध करके फिर 4 तालाब लगे हुए हैं, बामोरा, लेकोड़ा, उन तालाबों में छोड़ दो। आराम से ट्रीटेड वाटर शुद्ध हो जाएगा जब तालाब में जाएगा, और तालाब के माध्यम से वो सीधे 4 बड़े बड़े तालाब हैं उसमें जाके और फिर वाटर रिचार्ज होगा, शिप्रा से मिलेगा भी नहीं। लेकिन जो तथ्यात्मक बातें हैं उन बातों को भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाती। अब आप मुझे एक बात बताओ, शिप्रा गंदी है, नर्मदा मैया का पानी 5 साल पहले आ गया, 7 साल पहले आ गया, आज उज्जैन शहर प्यासा है। आपके घर रोज नल आते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ। एक दिन छोड़ के आते हैं और वो भी कभी आए या नहीं आए। अब एक दिन छोड़ के एक दिन आपके घर आ रहा है और उसमें शिप्रा में नर्मदा मैया का पानी छोड़ के हमें सप्लाई करेंगे। ये वादे करते करते 6 साल हो गए, नर्मदा मैया आ भी गई, सप्लाई क्यों नहीं दे रहे? आज प्यासे क्यों है उज्जैनवासी? आज फिर चुनाव में जहाँ पाइपलाइन डल रही है वहाँ यही बातें हैं, यहाँ नर्मदा मैया आएगी, यहाँ नर्मदा मैया आएगी। ये नेता लोग घूम घूम को इस तरह से दुष्प्रचार करते हैं।
नर्मदा नदी को लेकर भी आपने बड़ी अच्छी बात कही है। तो कभी ऐसा होगा, जैसे हमें जहाँ तक हमने अभी तक सुना है या समझा है उस चीज़ को लेकर, कि चूंकि नर्मदा नदी टेक्निकली ये संभव इसलिए नहीं है कि नर्मदा नदी जो है वो बहुत नीचे है और मालवा का पठार काफ़ी ऊंचा है, यानी उज्जैन की जो पोजीशन है वो कम से कम बहुत काफ़ी ऊंची, तो ऐसे में उसका जो तरीका है नर्मदा को यहाँ लाने का, वो तरीका तो वही पाइपलाइन ही है। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना इसका नाम दिया, ठीक है। अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, जब ये मुद्दा आया था, हनुमंत सिंह दाऊ शायद उस समय विभाग के मंत्री थे, वो खुद गए, उन्होंने पूरा सर्वे किया और देखा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि ये लिंक नहीं हो सकता। शिवराज सिंह जी ने नर्मदा मैया को शिप्रा मैया में लिंक करने की योजना बनाई, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। ये लिंक परियोजना नहीं, ये लिफ्ट परियोजना है। पानी को बार बार लिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ तक पानी लाने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, इसलिए सरकार दे नहीं सकती। भाई करोड़ों रुपए खर्च करके नर्मदा मैया को ले तो आए यहाँ, पर रोज चलाने के लिए जो बिजली पाइपलाइन के थ्रू जो लेकर आए हैं, तो उसके लिए लिफ्ट करने के लिए जो 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 चाहिए, बिजली चाहिए, जो उसकी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। ये लिंक नहीं है, ये लिफ्ट परियोजना है। लिफ्ट परियोजना, ये आपने बड़ा अच्छा नाम इन्होंने लिंक दिया है। हाँ हाँ, लिंक दिया है। अच्छा, एक बात और बताइए आप, ये मसले तो चूंकि अब आप विपक्ष में हैं, तो ये तो आप मतलब आप बोलेंगे इसे, इसमें बोलना भी पड़ेगा ये आपको। आज की तारीख में आप ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश में ये दावा कांग्रेस कर रही है कि हम साहब लौट रहे हैं और 150 सीट 130 सीटें पे तमाम सारे ओपिनियंस पोल आ रहे हैं। आप बताएं, आपको हम चुने क्यों? सरकार मतलब पब्लिक, हम ये भी तो जानते हैं कि जब आप लोगों की सरकार थी तो जो सड़कें थी वो सड़कें नहीं थी, गायब हो गई थी सड़कें इस शहर, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। अब आप एक बात बताओ, आप दोबारा आने की जब बात करते हो तो आपके पास में क्या है ऐसा दिखाने के लिए? बात मैं बताऊं आपको जी, कि मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी राजा साहब थे, उस समय सड़कों में का काम, टेंडरिंग प्रक्रिया का काम प्रारंभ हो गया था कि टोल रोड बनेंगी। सारी स्टेट की टोल रोड्स के काम एक साथ शुरू हुए। बिजली की कमी थी, तो बिजली की कमी क्यों हुई? छत्तीसगढ़ राज्य अलग बन जाने के कारण मध्य प्रदेश में वो जो प्लांट थे वो छत्तीसगढ़ चले गए। तो दिग्विजय सिंह जी ने, राजा साहब ने नए प्लांट की स्वीकृति दी और टेंडरिंग प्रक्रिया हो गई और चालू हो गई। सरकार हमारी चली गई, 6 महीने बाद वही टोल रोड चालू हो गई, वही बिजली चालू हो गई, जिसकी आधारशिला आदरणीय राजा साहब ने रखी थी। दूसरी बात, हम बात करें आज प्रजातंत्र को कैसे खतरे में है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से किसानों को खाद दिया जाता है, बीज दिया जाता है, लोन दिया जाता है। 20 साल से चुनाव नहीं हुए, मंडी में 20 साल से चुनाव नहीं हुए। और आप देखो कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की समितियों में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। किसानों के नाम फर्जी लोन लगा के अफसर जेब में रख रहे हैं। उज्जैन में 7 प्रकरण ऐसे हुए हैं और निरंतर चल रहे हैं, अभी हालिया है सामने। साथ में मंडी के चुनाव नहीं कराना। घोटाले कैसे करेंगे, चुनाव हो जाएंगे तो? आप मुझे एक बात बताओ, बार बार बात होती है महाकाल मंदिर की, मैं फिर से उस पर पॉइंट पे आता हूँ। कांग्रेस की जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना मंजूर हुई। अच्छा। और उसमें पहले फेज में 43 करोड़ रुपए मंजूर हुए। उस समय उसका काम प्रारंभ हुआ, दूसरे चरण में 78 करोड़ रुपए हुए। तो महाकाल मंदिर बाबा का अच्छा हो, सुंदर बने, लोग श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा आए, इस दृष्टिकोण से ये शुरुआत मनमोहन सिंह जी के समय से चल रही है। फिर कमलनाथ जी आए, उन्होंने 400 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसका अभी आपने जिक्र किया था। और 1200 घर राजीव शहरी आवास योजना के अंतर्गत गोंड बस्ती में आप जाके देखो, राजीव रत्न कॉलोनी की बस्ती में देखो आप, 1200 घर वालों को, जो गरीब परिवार थे, उनको 10-10 हज़ार रुपये में घर दिए बस्तियों से हटा के। ये असली काम था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसे ही नहीं आ रहा। आज लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना का जो टारगेट उठा लो आप, कि पहले 3 साल पहले कितना लोग लाभान्वित हुए थे और अब कितने हुए हैं, कि अब शादियाँ होना कम हो गई? ऐसा नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है, लाभ कम मिल रहा है। पेंशन देखो तो 10-10, 15-15 दिन आपकी डिले हो रही है। हर कर्ज देखो आप,
एक सप्ताह में आज कितनी बार कर्ज लिया, हजार करोड़ रुपए। अरे ये 12-14 साल बाद चुकाना है बच्चों को। आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? बेरोजगार, अपनी पूरा रोजगार का कोई अवसर नहीं है। पंचायती राज के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी ने पंचायत को पूरा अधिकार दिए। ग्राम सभा तय करती थी कि पैसा कहाँ खर्च होगा, आज भोपाल तय करता है। जो भोपाल से अलॉटमेंट लिया है वो पंचायत में काम होता है, काम नहीं हो रहा। गांव का पानी गांव में, ये कंसेप्ट दिग्विजय सिंह जी लाए। वाटर रिचार्ज की बात हुई, जितना भी बारिश का पानी उस गांव में आएगा वहाँ तालाब बनेंगे और तालाब के माध्यम से वाटर का रिचार्ज होगा। पटवारी आज हजार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ग्राम सभा में सरपंच को इतने अधिकार दिए थे कि वो नामांतरण कर दे, बंटवारा कर दे। आज 10,000 रुपये, 15,000 रुपये उस नामांतरण बंटवारे के लग रहे हैं। ये अराजकता की है। हमने किया है और स्वच्छ प्रशासन देंगे, इसलिए आएंगे और ये करेंगे। चलिए, वशिष्ठ जी से बातों का सिलसिला हम फिर जारी रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। नमस्कार साथियों, तो एक बार हम पुनः हाजिर हैं आज के हमारे खास मेहमान राजेंद्र वशिष्ठ जी के साथ चर्चा करने के लिए। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। लाडली बहना पर हमारी बात जो है उसका पर एक अल्प विराम लगा था। लाडली बहनों को लेकर कांग्रेस की जो रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सबको दिख रहा है। अब उसकी रीति नीति बदला और वर्तमान में सच में लाडली बहनों के साथ में देखो साहब, लाडली बहना योजना की बात की, लाडली बहनाओं की बात की आपने। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, या आप तो खैर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी काफ़ी स्टडी है। देश में 10 लाख महिलाएं, लड़कियां या तो लापता हुई हैं या प्रताड़ित हुई हैं। उसमें 10 लाख में ये आंकड़ा मध्य प्रदेश का 2 लाख है। अकेले मध्य प्रदेश देखो, अकेले मध्य प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, लापता हुई। उस क्रम में वो 10 लाख में से 2 लाख महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं के अत्याचार पे। अब रिसेंटली आप उदाहरण आप उज्जैन का देखिए, क्या मासूम लड़की के साथ जो है किसी दरिंदगी की गई पूरी रात। आप बताइए, रेलवे स्टेशन पे घूम रही थी, रेलवे पुलिस कहाँ थी? रेलवे से आई, उस समय रेलवे पुलिस कहाँ थी? शहर में आई, शहर की पुलिस कहाँ थी? रात में घूम रही हैं, पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस कहाँ थी? सारी व्यवस्थाओं पुलिस की अगर हम बात करें तो अव्यवस्थित है, और अव्यवस्थित होने का कारण स्पष्ट है। बड़ी बड़ी पोस्टिंग जो होती हैं वो पैकेज के माध्यम से होती हैं, और पैकेज पूरा करे, काम करे। और यही कारण है कि आज पुलिस की लचर व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। ये मतलब जैसे अभी पुलिस ने तो पकड़ भी दी तो लिया उसको, अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता तो पुलिस कहाँ कहाँ मौजूद रहे वशिष्ठ जी, ये तो बताइए आप। घटना होना नहीं चाहिए, ये दायित्व पुलिस का है। घटना नहीं होना चाहिए। ट्रेन की पुलिस, स्टेशन की पुलिस, पेट्रोलिंग उस कॉलोनियों में घूम रही है उसकी पुलिस, 100 डायल करने के बाद पुलिस चारों तरफ घूमती है, वो कहाँ थी? ये दुर्घटनाएं होने से रोकने की रणनीति बनना चाहिए। पुलिस प्रशासन की आधे पुलिस प्रशासन में भी ये बात सच है कि पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पुलिस वालों को 1 दिन की छुट्टी देना चाहिए। और मेरे अपने विचार से बताऊं कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी 8 घंटे बाद दूसरा अफसर होगा। अब 12-12 घंटे की शिफ्ट बना के दो, 24 घंटे एक ही अफसर, एक ही लाइन पे एक ही सब इंस्पेक्टर कैसे काम करेंगे? इसलिए ये व्यवस्था होनी चाहिए कि डे का अलग, राइट का अलग, शिफ्ट वाइज। अच्छा, वर्किंग इफेक्ट हो रहा है उनका, वो जो ऊर्जा चाहिए पुलिस के पास में, वो ऊर्जा इसलिए नहीं उनके पास में कि या तो उनके पास साप्ताहिक अवकाश नहीं है, या फिर उनके जो वर्किंग आवर्स है वो जो है वो फिक्स नहीं है। है ना, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं, 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 आवर्स की। तो उनको अवकाश देना चाहिए, उनको दूसरी सुविधाएं देना चाहिए, शिफ्टों में उनकी ड्यूटी होना चाहिए, एक थाने में 2 TI।
एक रात का एक दिन का। यह बड़ी अजीब बात करी है आपने, एक थाने में 2 टीआई, तो बंटवारा कैसे होगा? मेरा आशय एक थाने में 2 टीआई का आशय ये है कि मैं चाहता हूं कि शिफ्ट वाइज ड्यूटी हो, और बड़े स्तर पर एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, डीएसपी हो, सीएसपी हो, ये तो सिंगल ठीक है। जो फील्ड पे तैनात हैं, मतलब ऑप्शंस होने चाहिए, रिलीवर होना चाहिए, रिलीवर होना चाहिए, ताकि काम में जो है ज़्यादा उनके ऊर्जा लग जाए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए वशिष्ठ जी की, अभी जैसे अब मैंने अब तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि बहुत सारे ओपिनियंस पोल जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही। कांग्रेस की गवर्नमेंट तो उसके पहले आई थी, ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं दिया, आप संभाल ही नहीं पाते हो। आप तो कांग्रेसियों के साथ तो ये कहा जाता है कांग्रेसियों के बारे में, कांग्रेस को तो कांग्रेस ही हराती है, कांग्रेसी एक दूसरे को जो है वो पलीता लगाने में लगे रहते हैं, वही हराने का काम कर रहे होते हैं कांग्रेस के। तो एक बात मेरे को बताओ, एक तो इस व्यवस्था से कैसे बचा जाएगा जो हमेशा से कांग्रेस के साथ हमने भी देखा है, हम देख रहे हैं, इसको अनुभव भी किया हमने। और दूसरी बात ये कि हमेशा कांग्रेस जैसी आती है, जैसे पिछली बार आई 15 महीने की सरकार आई थी, 15 महीने की सरकार के अंदर जो है वो आपके विधायकों के तमाम जो है वो शुद्ध भाषा में कहूँ तो दलालों ने जो है वो सरकारी दफ्तरों के अंदर डेरे डाल लिए, यहाँ से भी खींच रहे हैं, वहाँ से भी खींच रहे हैं, ऐसा लगा जैसे भूखे बिल्कुल बैठे हुए थे। तो एक बात मेरे को बताओ, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, सरकार आपको मैंडेट दिया जनता ने, ऐसा नहीं कि आपको जनता ने मैंडेट नहीं दिया या भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने नाराजगी नहीं दिखाई, लेकिन एक तो आप संभाल नहीं पाते हो। पहली बात तो आने में दिक्कत है, आने में दिक्कत इसलिए कि कांग्रेसियों की हालत कैसे हो गई, वो मेंढक तोड़ने जैसा काम हो गया कांग्रेसियों का आजकल, कभी एक तराजू में आ ही नहीं पाते हैं। और चलो किसी कारण से जनता आपको चुन भी लेती है, जनता आपको पहुंचा भी देती है, जनता आपकी सरकार भी बनती, तो सरकार नहीं बचा पाते, आपकी सरकार, आपके लोग बिक जाते हैं, लोग टूट जाते हैं। तो अगर सरकार बनती है तो पहली बात तो ये बताओ कि बनेगी कैसे, क्या उसका आपको ऐसा सीनेरियो नज़र आता है कि बनेगी, और बन जाती तो फिर इसके बाद में आप लोगों के पास में काम क्या क्या बचे? देखो, ये स्पष्ट करूं मैं कि कांग्रेस में गुटबाजी अब मध्य प्रदेश में लगभग खत्म है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खरीद फरोख्त की सरकार वो गिरा गए और पूरा गुट भाजपा में ले गए। अब वो गुट भाजपा में चल रहा है, शिवराज गुट, महाराज गुट और भाजपा गुट। तो जो कांग्रेसी गुटबाजी थी वो महाराज के जाने के बाद वो भाजपा में भारतीय जनता ट्रांसफर हो गई, मतलब ट्रांसफर हो गई। अब कांग्रेस में कहीं भी कोई गुटबाजी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस में इस समय जिस प्रकार की रणनीति बनाई, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस में जो संगठन के प्रभारी इंचार्ज हैं वो भोपाल में रह रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं अपने आप खुद करने जा रहे हैं, पूरा संगठन लगा हुआ है। तो अब वो स्थिति गुटबाजी की है नहीं। रहा सवाल कि कैसे बनेगी, 14 महीने की सरकार कमलनाथ जी की हम चला पाए ऐसा नहीं, हमारी जनता की सरकार, जनता के मत, जनता के वोट को इन्होंने बेचा और खरीद कर इन्होंने सरकार गिराई। पैसों की सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं गिरी है। तो आप ये मानते हैं कि दूसरी बार कभी आपकी सरकार आई तो ऐसा नहीं होगा, फिर भी जाएंगे आपके लोग? देखो, मैंने बताया आपको पहले कि वो चला गया गुट। अच्छा, वो गुट दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो गए वो। अच्छा, वो बीमारी, अब वो बीमारी वहाँ जो जिस पार्टी में गए वो ये उनको उस पार्टी का आउटलुक है कि वो कैसे क्या व्यवस्था चलाते हैं। पर कांग्रेस की बात बताऊं, नहीं ऐसा सुनने में आ रहा है, वो तो वापस आ रहे हैं कांग्रेस में बहुत सारे लोग। अब इतनी बड़ी बात, मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ उज्जैन का, और इतनी बड़ी बात तो। अच्छा चलिए, आप एक बात मेरे को बताइए, चलो बात के हम अंतिम दौर में चल रहे हैं, एक बात बताइए कि हम आपको क्यों चुने? विधानसभा के आप चूंकि दावेदार हैं, आपको चलो टिकट मिल भी जाती है, आप पहले भी एक चुनाव लड़ चुके हैं पार्टी की तरफ से, और आपको पार्टी आपके ऊपर भरोसा करे, तो आप एक बात बताओ, हम आपको चुने क्यों? आपको हम मतलब ऐसा क्या है कि हम आपको चुने, आपको विधायक के रूप में, आपको इस शहर के प्रतिनिधि के रूप में हम आपको विधानसभा तक पहुंचाए? तो एज ए राजेंद्र वशिष्ठ आप बताओ ना कि क्या। देखो, सबसे पहले दक्षिण विधानसभा का भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है उसमें 34-35% ग्रामीण अंचल लगता है। ग्रामीण अंचलों की आज वर्तमान हालात है कि सड़कें नहीं हैं। जवासिया से फतेहाबाद की रोड 5 साल से नहीं बनी और आज बनना चालू हुई है बारिश में, तो
जिस दिन बारिश तेज हुई उस दिन आवागमन बंद हुआ, 2-2 दिन तक बंद रहा। सड़कें ग्रामीण अंचलों की हों, पीने के पानी की व्यवस्था ग्रामीण अंचलों में हो, बिजली की व्यवस्था ग्रामीण अंचलों में हो। आज ट्रांसफार्मर जल जाता है, एमपी वाले बिना पैसे काम नहीं करते। तो नल जल योजना है तो सही, नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप शो है। इन 20 सालों में नल जल योजना के माध्यम से करप्शन हुआ है। ऐसे कौन से गांव में नल जल योजना चल रही है? 2% भी नहीं चल रही है नल जल योजना। आपने टंकी का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लाइन बिछा दी, अरे उसको भरने के लिए पानी, सोर्स नहीं है वहाँ। सोर्स ही नहीं है। एक ट्यूबवेल खोद दिया, चला, वो ट्यूबवेल बाद में बदल गया, बंद हो गया, पानी ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया, फिर बंद हो गया। नल जल योजना मतलब साफ हो चुकी है? बिल्कुल, नल जल योजना 70-75% बंद है। अच्छा। पीने का पानी मिले, बिजली की व्यवस्था पर्याप्त मिले, ट्रांसफार्मर जले, उचित मूल्य मिले। आज किसान विरोधी सरकार है शिवराज सरकार, इसीलिए जाएगी। किसान आप देखो, सोयाबीन आज क्या हालत है, 2 कुंटल 3 कुंटल बैठ रही है और 3000 रुपये कुंटल का भाव है। और यही देखना आप 1.5 महीने बाद जब किसान सोयाबीन जब दे चुके होंगे तो ये 6000 कुंटल हो जाएगी। व्यापारियों का 60-1.5, सारी नीतियाँ व्यापारियों के हिसाब से चलती है। तो किसानों को उनके मूल्य का उचित मूल्य मिले, मंडी में उनकी सुनवाई हो। मंडी में हमने 3 बार मंडी में धरना दिया, बंद कराई, वो अफसरशाही हावी है। बीमा उनका मिले। आज बीमा की बातें करो कि मामा जी कहते हैं 30 तारीख तक लग जाएगा। अब बीमा तो सरकार को अपने पैसे से देना नहीं है, बीमा कंपनियों ने किया। ये आप बताओ कि आपको पता है कि कौन कौन सी बीमा कंपनियां हैं जो कहाँ बीमा कर रही हैं? पता ही नहीं है। अच्छा, बीमा कंपनियों की कोई जानकारी? बीमा कंपनियों का अफसर यहाँ तैनात होना चाहिए। अगर हुई और बीमा कंपनी क्लेम अगर नहीं दे रही तो बीमा कंपनी के अफसर जिम्मेदार है। बीमा कंपनी और सरकार की साठगांठ है, बीमा मिल नहीं रहा। हम आएंगे तो बीमा मिलेगा। किसान की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए हर वो कदम उठाए जाएंगे जो उठाने चाहिए। अब शहर की बात ले लें, उज्जैन नया शहर बस रहा है। आपको बताऊं मैं कि जितनी नई कॉलोनियां बनी हैं वहाँ पीने का पानी नहीं है। नाना खेड़ा क्षेत्र से ले लो, यहाँ से ले लो, एक बिल्डर ने 10-10 बीघा में बना दी। आपस में इतना अव्यवस्थित मास्टर प्लान के मुताबिक काम हुआ है कि ड्रेनेज एक दूसरे के मिल ही नहीं रहा। ड्रेनेज की ज़बरदस्त समस्या है। बारिश जब होती है, जब आप देखो कॉलोनियों में घुटने घुटने पानी भर जाता है, पीने का पानी है नहीं। आखिर कब? 10 साल तक माननीय मंत्री जी 2-2 बार 3-3 बार भूमि पूजन कर चुके हैं, पाइपलाइन का और टंकी का और इसका और उसका। पानी कहाँ है? तो उन कॉलोनियों में सड़क, मूलभूत सुविधा है। मेरा ध्यान मूलभूत सुविधाओं पे उतना ही रहेगा जैसा एक पार्षद का रहता है। मैं उस विधानसभा के सभी वार्डों में ऐसे काम करूंगा जैसे मैं वहां का पार्षद भी हूं। हमें नागरिक ने चुना है, उसकी हर समस्या के लिए चुना है। हम वो सब काम करेंगे। रोजगार की व्यवस्थाओं की बात करेंगे कि रोजगार, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उसके लिए कमलनाथ जी की सरकार प्रयासरत थी उस समय। और उज्जैन के विकास की एक और बात बताऊं, उज्जैन, देवास और इंदौर को मिलाकर एक प्राधिकरण बनाया जाएगा। उज्जैन, देवास और इंदौर। और इस विकास प्राधिकरण की बात कर रहे हो आप? विकास डेवलपमेंट प्लान अब तीनों का एक साथ होगा, एक साथ होना चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया है। और ये कमलनाथ जी की सरकार में माननीय जयवर्धन सिंह जी मंत्री थे, उस समय उन्होंने ये प्रपोजल स्टार्ट कर दिया था। इससे करप्शन भी रुकेगा? करप्शन रुकेगा और विकास एक साथ तीनों शहरों को देखते हुए होगा। अब मेट्रो चल रही है तो मेट्रो उज्जैन, इंदौर, देवास यूँ जाएगी। वो इंदौर के इंटरनल सिटी एरिया में भी चलेगी। अब आज की हालत ये है कि जितने एरिया में मेट्रो चल रही है, मेट्रो की सौगात कमलनाथ जी ने दी। जयवर्धन सिंह जी और कमलनाथ जी ने भूमि पूजन किया था उसका, भोपाल और इंदौर का। आज ट्रायल कर रहे हैं ताबड़तोड़। ये तो है। ये कुल मिला के दक्षिण क्षेत्र के मतदाताओं के सुख और दुख का सहभागी बनके उनके हर एक कामों में अग्रणी भूमिका निभाने वाला राजेंद्र वशिष्ठ होगा। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल, राजेंद्र वशिष्ठ के पास में से कोई 3 ड्रीम है क्या? बता सकते हैं मुझे? 3 ड्रीम हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल, जो मतलब वैसे बहुत सारे होंगे आपके पास में, लेकिन हम चाहते हैं कि 3 प्रमुख ऐसे 3 सपने जो आप पूरे करना चाहते हो उज्जैन दक्षिण में, उज्जैन दक्षिण की जनता के लिए एक विधायक के रूप में। पहला, ग्रामीण अंचलों में किसानों का। दूसरा, धार्मिक नगरी उज्जैन है, बाबा महाकाल के दर्शन करने लाखों लोग आते हैं,
वो धार्मिक नगरी का सुव्यवस्थित प्लान हो। शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के दूसरी साइड जहाँ सिंहस्थ लगता है, वहाँ सुपर कॉरिडोर बने 6 लेन, और सारा ट्रैफिक हमारा बाहर के बाहर जाएगा, इंटरनल हर मंदिर पे उसकी कनेक्टिविटी रहेगी, और वहाँ नया शहर डेवलप हो, नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। महाकाल मंदिर सहित तमाम धार्मिक नगरी है, हर मंदिरों के में जो श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं वो सुगमता से। और उज्जैन वाले तो अब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पैसा ले रही है, तो दर्शन करना तो टिकट लो। उज्जैन के लोग जजिया कर रही है, उज्जैन के नागरिकों को फ्री में दर्शन मंदिरों में होना चाहिए, और ये व्यवस्था करेंगे। तीसरा, युवाओं को हम आगे लेंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर कैसे प्रदान किए जाएं, क्लस्टर बना के। अब आप बताओ कि एक बड़ी करोड़ों अरबों रुपए का प्लांट हमने उज्जैन में डाला, हाईली टेक्निकल, उसमें 60% स्टाफ तो एजुकेटेड और एक्सपीरियंस है जो स्टेट के बाहर से मिलेगा, चाहे वो प्लांट मैनेजर हो, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो। हमारे पास कितना स्किल है उज्जैन में, हमें उस स्किल को लेके हम प्लान बनाएं, छोटे छोटे क्लस्टर्स की बाढ़ करें। हमारे यहाँ अगरबत्ती बनती, एक्सपोर्ट करें अगरबत्तियाँ। औद्योगिक क्रांति लाना चाहते हो आप? औद्योगिक क्रांति आएगी तभी छोटे छोटे क्लस्टर के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। तीसरा, नया शहर जो बन रहा है उसमें पानी, बिजली, निकासी पानी की, ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। एक स्मार्ट शहर कहें, वो हमारी मेरी परिकल्पना है कि उज्जैन दक्षिण एक स्मार्ट विधानसभा के रूप में आने वाले समय में दिखे। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको अपने सपने पूरे करने के अवसर मिले। तो ये थे राजेंद्र वशिष्ठ जी, और काफ़ी लंबे समय से राजनीति में चूँकि दखल रखते हैं, तो जवाब भी राजनीति से बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा और एक समझदार व्यक्ति शहर को मिले। तो अगर पार्टी इनको मौका देती है तो फिर देखेंगे भविष्य में कि फिर अक्सर होता तो यही है कि वादे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बाद में फिर वादों के खिलाफ जाके भी काम होते हैं। तो कभी अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम इनके लिए भी तैयार रहेंगे कान खींचने के लिए। लेकिन फिलहाल हमारी शुभकामनाएं। ये इंटरव्यू संभाल के रखना। अच्छा लगा मिलकर सर, आप जैसे पत्रकारों के साथ इंटरव्यू हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।